आए, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आप सभी ग्रामवासियों को मेरे तरफ से आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी ग्रामवासियों को जय जोहार, जय आदिवासी पेश करना चाहूँगा। और ये जो हमारा जो गांव जो भौती है, यहाँ पे जो युवाओं के अंदर जो मैंने जोश देखा और यहाँ के जो हमारे जो समाज के जो वरिष्ठ हैं, इन सभी के अंदर जो मैंने ये जो प्रोग्राम देख के मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि मैं इसके पहले भी कई सारे गाँव से होके आ रहा हूँ। वहाँ पे इतना अच्छा व्यवस्था नहीं किया जितना अच्छा व्यवस्था यहाँ पे किया है। तो इसके लिए मैं इस पूरे संपूर्ण भौती ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और भौती के जो सरपंच साहब जो है उनको मैं बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहूँगा। और अपनी बात को शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों को आदिवासी दिवस बनाने के पीछे का जो महत्व है इसको समझाने का प्रयास करूंगा कि जो आदिवासी दिवस जो है वो लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी गांव-गांव में आदिवासी दिवस मनाया जाए। और आदिवासी दिवस मनाने जाने के पीछे का जो कारण ये है कि जितने भी जो बच्चे हैं जिनके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस नहीं होता था, पहले एक आत्मविश्वास नहीं होता था 10 लोगों के सामने ये बोल पाने का कि हम आदिवासी हैं, और इसी कारण से उनका जो मॉरल जो डाउन होता था वो पढ़ाई के क्षेत्र में भी होता था, वो किसी के सामने बोल नहीं पाते थे। लेकिन जब से ये आदिवासियत का जो कॉन्सेप्ट जब से शुरू होना स्टार्ट हुआ है, तब से सभी बच्चों के अंदर मैं देख पा रहा हूं कि सभी के अंदर एक जोश, जुनून और अपने अंदर जो आदिवासी होने के पीछे का जो गर्व जो होता है वो सभी के अंदर बहुत ही भरपूर मात्रा से बढ़ने लगा है। इसी कारण से हमेशा ही हमारा प्रयास होता है कि हर गाँव, हर कस्बे, हर तहसील, हर जिले लेवल पे आदिवासी दिवस मनाया जाए। लेकिन कोविड-19 के चलते हमारे बड़े बड़े जो शहर है वहां पे आदिवासी दिवस नहीं मनाया जा रहा है। और इसी कारण से मेरे हिसाब से हमारे पास फायदा मिला हमको कि हम लोग इस प्रकार से वैचारिक रूप से सभी लोग साथ में मिलकर वैचारिक रूप से हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो आदिवासी दिवस मनाने के पीछे हमारे पास कई सारे कारण होना चाहिए। हमारे एरिया में जो सबसे मूलभूत जो समस्याएं हैं, जो सबसे बड़ी समस्या जो शिक्षा की है, जो बेरोजगार युवा, जो शिक्षित युवा जो है, जो कि कई सारे युवा जो बेरोजगार हैं, उन लोगों के रोजगार के लिए हम लोग कार्य करना प्रारंभ करें। हमारे एरिया में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मेरा मुख्य फोकस है इधर युवाओं के ऊपर। सारे युवा हेलो, इधर सब इधर देखें, थोड़ा भाई साहब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मेरा हमेशा फोकस जो रहता है युवाओं के ऊपर होता है, क्योंकि युवा ही मात्र वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग हमारे समाज में एक जन जागृति ला सकते हैं, हमारे समाज को विकास की ओर ले जा सकते हैं। और आने वाले समय में जैसे मैं हर गांव में जाता हूं और वहां पे जाके शिक्षा समिति गठन कर रहा हूं, शिक्षा समिति के माध्यम से हम लोग हमारे स्कूलों को बचा पाएंगे। क्योंकि स्कूलों का ये हो रहा है कि स्कूलों में जो भी टीचर्स हैं वो आते तो हैं, लेकिन जो दर्ज संख्या जो है, जो एडमिशन जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अगर हम लोग बात करें मेरे स्वयं की भी, तो मैं स्वयं भी इन्हीं सरकारी स्कूल से पढ़ के बड़ा हुआ हूं और अभी के समय में टीचर हूं, साई IAS का संचालक हूं। तो हम लोगों को इसका इन सरकारी स्कूलों का बात तो समझना होगा और इनको बचाने के लिए हमें शिक्षा समिति गठन हर गाँव में करना होगा। और वही जो शिक्षा समिति का जो टीम रहेगी वही आने वाले समय में जो योजनाओं के क्रियान्वयन पे ध्यान देगी। क्योंकि मैं देखता हूं कि कई सारी योजनाएं जो है वो ऊपर से तो आती है लेकिन जमीनी हकीकत में नहीं आ पाती है। कई सारी योजना जैसे अभी नरेगा जो है, नरेगा में कई सारे फायदे हम लोग ले सकते हैं, लेकिन हम लोग उसके बारे में पता ही नहीं है। इवन सरपंच साहब के पास वो टीम ही नहीं है जिसको वो बता पाए कि ये योजना आई हुई है। तो अगर हम लोग गांव के ही अगर जो युवा है, अगर हम लोग एक टीम बनाते हैं, जो टीम जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगी, योजनाओं के क्रियान्वयन के क्षेत्र में काम करेगी, जो बेरोजगार युवा जो है उन युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए काम करेगी। हम लोग आने वाले समय में हो सकता है कि हम लोग आने वाले समय में रोजगार शालाओं का आयोजन करें, जिसमें हम लोग ये बताएं युवाओं को कि हम किन किन माध्यमों से युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। जैसे कि एक जो मशीन होती है, पेंसिल बनाने की मशीन होती है, अगरबत्ती बनाने की मशीन होती है, धागा बनाने की मशीन होती है, बत्ती बनाने की मशीन होती है। तो इन सभी मशीनों के माध्यम से हम लोग गांव में भी रोजगार
स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें तभी होगी जब हम लोग हर गांव में रोजगार शालाओं का आयोजन करेंगे। मैं देखता हूं कि हमारे एरिया में जो शराब है वो बहुत विस्तृत रूप से फैल चुकी है। मैं वो देखता हूं कि छोटे छोटे बच्चे जो 12वीं पास नहीं होते हैं वो लोग दारू पीना सीख जाते हैं, जो शराब पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके पीछे की समस्या यही है कि उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास कई सारी समस्याएं हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं वो शराब की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सही बोल रहा हूं मैं? अगर हम लोग हमारी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अगर हम लोग काम करेंगे, अगर हम लोग हमारी शिक्षा के लिए काम करेंगे, अगर हम लोग हमारे रोजगार के लिए काम करेंगे, अगर हम लोग योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए काम करेंगे, अगर हम लोग हमारे गांव में फसलों का मूल्य दिलाने के लिए, हमारे जो किसान जो है वो धरती का सीना चीर के फसल उगाते हैं और उसके बाद में भी उनको उनकी फसलों का कीमत नहीं मिल पाता है, तो हम लोग हमारे गांव के लोग आपस में मिलकर इन फसलों का मूल्य दिलाने के लिए हम लोग साथ में बैठे और उसको किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में देखें। जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि आज से 10 साल पहले मैं अपने गांव में आता था तो मैं देखता था कि जो कपास जो था उसका जो भाव था वो 5,000 रुपए कुंटल था, और आज के समय में भी कपास का जो भाव है वो 5,000 रुपए कुंटल ही है। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं ना? तो आप इस चीज को सोचो कि ये जो मैं शर्ट जो पहन के रखा हूं ये आज से 10 साल पहले 200 रुपए का मिलता था, और यही शर्ट आज समय में 700 रुपए 800 रुपए मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना? तो बताओ कि ये जो शर्ट जो बन रहा है कपास से बन रहा है, तो हमारे कपास का मूल्य हमको क्यों नहीं मिल रहा है? हमारी फसलों के जो कीमत है वो क्यों नहीं बढ़ रही है? इस प्रकार की जो कई प्रकार की जो समस्याएं जो है, जो गंभीर विषय हैं, जिसका अगर हम लोग समाधान करेंगे तभी हम लोग हमारे समाज को विकास की ओर लेके जाएंगे। नहीं तो चिल्ला चोट करने से, नाच गाने से कुछ नहीं होना है। हमें आवश्यकता है वैचारिक रूप से खड़े होने की, हमें आवश्यकता है सभी युवाओं को साथ में खड़े होने की, हमारे समाज के जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान निकालने की हम सभी को साथ में खड़े होने की आवश्यकता है। और जिस दिन हम लोग सब साथ में खड़े होना स्टार्ट कर देंगे उसी दिन से हमारी सारी समस्याओं का समाधान होना प्रारंभ हो जाएगा। सही बोल रहा हूं? क्योंकि अगर हम लोग समस्याओं को गिनाने जाएंगे तो शाम भी हो जाएगी, तब तक हमें समस्याएं खत्म नहीं होगी। हम सभी युवाओं को आवश्यकता है कि हम लोग हमारे गांव के विकास के लिए कमेटी का गठन करें, एक टीम का गठन करें, और किसी प्रकार के अगर कुछ दिन पहले अगर आप देखोगे तो ग्राम भक्ति में ही जो खाद नहीं मिल रहा था, यहीं पे आके तुम्हारे ग्राम की सोसाइटी में आके मैंने हंगामा किया था, शायद कुछ लोगों को पता होगा। और उसी के बाद से धीरे धीरे यहाँ पे खाद मिलने लगा था। हम लोगों को इस प्रकार की जो भी समस्याएं उन सभी समस्याओं का सामना हमको करना पड़ेगा और सबको साथ में खड़े होके इन सभी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, तभी हमारा समाज विकास की ओर जाएगा। आज के समय में आप देखो कि जितने भी दूसरे समाज के जो गांव जो होते हैं वो सारे वेल डेवलप्ड होते हैं, वे सारे गांव बड़े बड़े होते हैं। आप लोनसरा जाके देख लो, सजवानी जाके देख लो, वो सारे गांव बहुत ज्यादा डेवलप है। लेकिन हमारे गांव आप आके देखो आदिवासियों के, कोई भी आपको वो डेवलपमेंट नहीं दिखेगा जो दूसरे समाज वालों में दिखता है। दिखता है क्या? आपको अलग अंदर दिख जाएगा। कारण सिर्फ यही है कि हम लोग संगठित नहीं है। आज के समय में अगर हम लोग हमारे एरिया में देखें तो मांगलिक भाव तक नहीं मिलता है। अगर हमारे समाज के अगर बेटी का विवाह हो, अगर हमारे समाज के बेटे का अगर विवाह हो, तो हम लोगों को सड़कों पे पत्तले और दोना बिछाना पड़ता है। हमको सड़कों पर बैठ के हम लोग खाना खाते हैं। हमारे पास और वो व्यवस्था नहीं है कि हमारे खुद के समाज का मांगलिक भवन हो। अगर सरपंच अगर अकेला प्रयास करता है तो अकेले के जाने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर पूरा समाज साथ में खड़ा होता है, अगर पूरा गांव साथ में खड़ा होता है तो उस सरपंच की बात को सुना जाएगा। हम लोगों को हमारी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जो भी हमारी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं के लिए हम सभी लोगों को साथ में खड़ा होना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा। हमको समाज के नाम पे एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं गांव में देखता हूं कि आधे लोग बीजेपी में, आधे लोग कांग्रेस में, और चुनाव आते तो हमारे लोग आपस में लड़ रहे हैं। किस चीज के पीछे लड़ रहे हो? वही शिवराज साथ में बैठ के खाना खाता है, वही कमलनाथ साथ में बैठ के खाना खाता है। आप लोग किस चीज के पीछे लड़ रहे हो? जब समाज की बात आती तो आप सभी लोगों को साथ में खड़ा होना पड़ेगा। और जब जिस दिन से हम लोग समाज के लिए साथ में खड़े होने लग जाएंगे उसी दिन से हमारी समस्याएं समाधान होने लग जाएगा। अगर आप लोग यह सोच रहे हो कि कोई उड़न खटोला से आओगे नहीं आए ना हमारी समस्या ना दूर कर देगा, दोस्तों कोई नहीं होना है। आज हम भी ओका से यहाँ आए रोज, क्योंकि ये मेरा एरिया है, ये मेरा समाज है, ये मेरा गांव है, ये मेरे लोग है। इस कारण से मैं भूखा प्यासा हर गांव, हर दिन, हर प्रतिदिन घूम रहा हूं सभी गांव में।
क्यों? क्योंकि मेरा समाज है, हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए, हम सभी लोगों को, हम ही लोगों को लड़ना पड़ेगा, तभी हम लोग हमारे समाज को विकास की ओर ले जा सकते हैं। आप दूसरे समाज को देखो, सभी लोग डेवलप हैं, सबसे पीछे हम ही लोग हैं। और हमारे अंदर आदिवासियत को बनाए रखो, और जब भी कहीं पे जाओ तो जय आदिवासी बोलो। जय आदिवासी कहने के पीछे का जो तात्पर्य है वो यह है कि हम लोगों ने जीवन भर दूसरों की जयकारा लगाई, ये वाले नेता की जय, वो वाले नेता की जय, ये वाले बाबा की जय, वो वाले बाबा की जय, ये वाले भगवान की जय, वो वाले भगवान की जय, लेकिन हमने कभी खुद का महत्व नहीं समझा, हमने कभी खुद की जयकारा नहीं लगाई। हम लोगों को आवश्यकता है खुद की जयकारा लगाने की, खुद का महत्व समझने की। इसी कारण से मैं यहाँ से प्रारंभ करूंगा, और उसके बाद से सभी युवा जब भी किसी से मिले तो जय आदिवासी कहे। जय आदिवासी, जोर से, मजा नहीं आया। जय आदिवासी, जय आदिवासी। अंतिम में अपनी बातों को विराम देते हुए जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिला प्रवक्ता बड़वानी से संदीप भाई आए थे। उभरती युवा पीढ़ी का ये जोश, चलिए बहुत बहुत